टीवी पर एवं नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में अपनी पहली जनसुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं को उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी है, जिस पर सीएम रेखा ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीरें। यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार ये जनसुनवाई कार्यक्रम किया है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने रखा है। इस पर सीएम रेखा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पौधे भी इस दौरान भेंट किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम आवास की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार जन सुनवाई की है और इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही अपनी समस्याओं को सीएम रेखा गुप्ता के सामने रखा है। सीएम रेखा ने इस दौरान सभी की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है, जन सुनवाई की है। इस दौरान भारी संख्या में दिल्ली की जनता उनके पास पहुंची और इस जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता के सामने अपनी समस्याओं को लोगों ने रखा है। साथ ही लोगों की जो समस्याएं सामने आई हैं, उन्हें लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। जिस तरह से लगातार सीएम रेखा गुप्ता एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसी कड़ी में अब ये भी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम रेखा ने जनता दरबार लगाया है और लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान लोग भारी संख्या में सीएम रेखा के जनता दरबार में पहुंचे और एक एक कर अपनी समस्याओं को सीएम रेखा के सामने रखा है। सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक एक कर सभी की समस्याओं को सुना और लिखित में आवेदन भी सीएम रेखा गुप्ता ने प्राप्त किए हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश देती भी सीएम रेखा गुप्ता दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया दौरे पर हैं। नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नदेत्वा ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया है। वहीं पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। विंडहोक एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नामीबिया में पीएम मोदी की यह पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। 27 सालों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, पीएम मोदी नामीबिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा है। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर ये तीसरी यात्रा है। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी इस दौरान दी गई है और तस्वीरें भी देख सकते हैं। नामीबिया पहुंचकर पीएम ने वहां के विजिटर बुक पर साइन भी किए हैं और वहां के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की है। पीएम मोदी के सम्मान में 21 तोपों की यहां पर सलामी भी दी गई है। पीएम मोदी नामीबिया के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान विजिटर बुक पर भी वो साइन करते दिखाई दिए हैं। ये पीएम मोदी की पहली नामीबिया यात्रा है। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी नामीबिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर नामीबिया के राष्ट्राध्यक्ष से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई है और ये तस्वीरें देख सकते हैं। विजिटर बुक पर पीएम मोदी यहां पर साइन भी करते हुए दिखाई दिए हैं। पीएम मोदी नामीबिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और राष्ट्राध्यक्ष से यहां पर मुलाकात पीएम मोदी ने की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौर के 5वें और अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे हैं। पीएम मोदी दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के 4 दिवसीय सफल दौरे के बाद अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचे हैं। नई दिल्ली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के ऑपरेशन सेल ने 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 4 वयस्क और एक 40 दिन का शिशु भी शामिल है। ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के 2023 से भारत में रह रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद उन्हें दिल्ली कैंट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तो खबर भी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बिना दस्तावेजों के बांग्लादेशी रह रहे थे। 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए, 4 वयस्क और एक बच्चा यहां पर शामिल है। वहीं सत्यापन के बाद FRRO के माध्यम से निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो बिना दस्तावेजों के ये बांग्लादेशी रह रहे थे, जिन्हें कैंट एरिया से गिरफ्तार किया गया है। बिना दस्तावेजों के बांग्लादेशी रह रहे थे, जिसके बाद AATS ने कार्रवाई की है। ये 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 4 वयस्क हैं और एक बच्चा भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से ये बांग्लादेशी रह रहे थे। बता दें कि लगातार पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने में जुटी है। इसी कड़ी में सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है और इस दौरान जब जांच की गई AATS द्वारा, तो ये अपने किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने में समर्थ नहीं रहे और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 गिरफ्तारी यहां पर हुई है, जिनमें 4 वयस्क हैं। चारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 पुरुष हैं, एक महिला, जबकि एक बच्चा भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने एक अंतर्राज्यीय बैग चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की बैग, मोबाइल और नकदी बरामद की है। ये गिरोह भीड़भाड़ वाले ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाता था और पहचान से बचने के लिए काले और नीले रंग के बैग का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने यात्रियों से सतर्क रहने और अपने सामान की सुरक्षा करने की अपील की है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, बैग चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 अपराधी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। यात्रियों से सतर्क रहने की भी पुलिस लगातार अपील कर रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको ये चारों चोर जो यहां पर सामान चोरी किया करते थे और पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है। दिल्ली के विकास नगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नियमित सुरक्षा जांच के दौरान 2 चोरों की पहचान करके उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मामला प्रेस इंक्लेव सोसाइटी का है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और एक बटन एक्टिवेटेड चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। तो दिल्ली से आपको खबर पहुंचा रहे हैं, पुलिस का चोरों पर कड़ा एक्शन। चोरी की नाकाम कोशिश यहां पर हुई है। समय रहते पुलिस ने इन चोरों का भंडाफोड़ किया और इन्हें पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। चोरी की नाकाम कोशिश यहां पर देखने को मिली है। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस एक्टिव मोड में आई और सूचना के बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए इन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। हथियार भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इन चोरों को देख सकते हैं, वही चोर हैं तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जिन पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोरी की योजना बना रहे थे, उससे पहले ही पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिल्ली के विकास नगर कॉलोनी, तो बता दें चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर थाना रनहेड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दोनों चोरों को पुलिस ने सूचना के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की। चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये चोर लगे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पिछली चोरियों की पूछताछ जब की गई तो सामान भी इनसे बरामद किया गया। दिल्ली के आदर्श नगर थाना एरिया के आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात कई राउंड गोलियां चली। इस गोलीबारी में आजादपुर एनसीडी कॉलोनी में रहने वाला एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल नाबालिग को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका
प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद रही। आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आदर्श नगर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेट्रो स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोलीबारी शुरू हुई। फायरिंग के बाद पूरा इलाका जो है दहल उठा। इस फायरिंग में एक गोली बच्चे की लगी, जिसकी प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और फिलहाल अब सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, देर रात की तस्वीरें, जहां पर आदर्श नगर की, जहां मेट्रो स्टेशन के पास में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बच्चा घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। आदर्श नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर फायरिंग की वारदात हुई है और मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका उस वक्त दहल उठा जब गोलियों की तड़ताहट यहां पर सुनाई दी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परमेश वर्मा ने भाजपा नेता मनोज तिवारी के साथ टनल 5 आईटीपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर साइट का दौरा किया। उन्होंने कहा, एमओएचयूए की फंडिंग से यह पूरा काम हो रहा है। 2023 में बाढ़ के कारण मिट्टी धंसने से काम रुक गया था। अभी हम रेलवे लाइन के नीचे खड़े हैं, यहां रेल की गति भी कम हो जाती है। काम पूरा होने तक ये कम ही रहेगी। बाढ़ का पानी इसमें दोबारा ना आए, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। हमें जैसे ही एमओएचयूए से मंजूरी मिलेगी, इस काम को 8 से 9 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इस काम को पीडब्ल्यूडी कर रही है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीतियों, संगठन के विस्तार और जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य जनसेवा और पारदर्शिता शासन सुनिश्चित करना है। सचदेवा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि किस तरह केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता गुमराह करने की कोशिश यहां पर अब नहीं आएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस विचार को जीता है, या जिस आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम करते हैं, वो विचार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार। वो व्यक्ति का विचार नहीं है, वो विचार है राष्ट्रवाद का, राष्ट्र नीति का, राष्ट्र प्रेम का। और जिस विचार की नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में रखी थी, वो विचार एक बीज के रूप में अंकुरित किया गया और आज एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे विश्व में उसकी शाखाएं दिखाई देती हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी को बहुत ध्यान से पढ़ा है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, जिसके जीवन में पद तो अनेक मिले, लेकिन पद के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा काम किया विचार के लिए, उन्होंने हमेशा काम किया एक ध्येय के लिए। 2-2 बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, बंगाल मंत्रिमंडल से, फिर केंद्र के मंत्रिमंडल से, और जब जब इस्तीफा देना तब तक विषय सिर्फ एक ही रखना कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर पिछले 1 महीने से हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने एक प्रयास किया है। उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन कल शाम को कमानी ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर एक नाट्य मंचन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बचपन में उनका स्वभाव क्या था, कैसे वो कॉलेज में रहे, कैसे वो युवा कुलपति बने, 33 वर्ष की आयु में वो सबसे युवा कुलपति बने, कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, राजनीति में प्रवेश होने के बाद भी अपने लिए समझौता नहीं करना, लेकिन देश के लिए लड़ना, देश की अखंडता के लिए लड़ना, उसके लिए अपना बलिदान देना, कैसे नेहरू मंत्रिमंडल से, उस समय के प्रधानमंत्री से मतभेद होना और देश के लिए उन मतभेदों के कारण भी मंत्रिमंडल छोड़ना, और किस तरह से शेख अब्दुल्ला ने जिन भी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी का देहांत हुआ, उन परिस्थितियों का भी जिक्र उस नाट्य मंचन में आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रवाद के आदि पुरुष के रूप में हम इस नाट्य मंचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उसके साक्षी बने। और आज उनका एक ड्रेस रिहर्सल है, तो प्रवीण जी आपको समय बताएंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग आके उसको शूट करना चाहें तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। लेकिन और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।